चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले आप फॉर्मेट्स में देख लीजिए कि किस तरह से हमको फॉर्मेट कैसे बनना। फॉर्मेट वैसे ही है जैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का था। टॉप पे बस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, और बीच से हमें करना है वही पार्टीशन में कोई डबल लाइनिंग करेंगे आप। फिर उसके बाद में वह अमाउंट का कॉलम है यहाँ पर, और टॉप पे मेजर्स का है। ठीक है, लेफ्ट साइड है डेबिट और राइट साइड है आपका क्रेडिट। इज इट क्लियर? बिल्कुल वही है। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनना है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कंटिन्यूटी में भी बनाए जाते हैं कि पहले ट्रेडिंग बनाया उसके जस्ट नीचे जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये है डेबिट पर्टिकुलर्स यानी विवरण, फिर राशि अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स विवरण, और फिर अमाउंट। दिस वन इज क्रेडिट। टॉप पे आपको क्या लिखना है? तो मेजर्स का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट भी कहते हैं, लाभ लेखा या फिर लाभानी लेखा भी कहते हैं। और फिर लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। ठीक है, तो यह क्या क्लियर है ये? चलिए, अब यहाँ पर आपने यदि मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो आप कहाँ ले जाएंगे? क्रेडिट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। यदि ग्रॉस लॉस है तो वो आपके डेबिट में आएगा, तो टू ग्रॉस लॉस BD और ये अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, दो में से कोई एक ही होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, चलिए। फिर डेबिट में अब हम और क्या लिखेंगे? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स, अप्रत्यक्ष व्यय, हानियां, लाभ हानि, ये सब कुछ इसमें आनी है। क्लियर है ये? मतलब जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेवेंट जितने एक्सपेंसेस थे वो हमने कहाँ पर लिखे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो ऑफिस से रिलेवेंट एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। इसके अलावा इनकम प्रॉफिट को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लाभालाभ लेखा या लाभ हानि लेखा भी कहते हैं। लाभालाभ, थोड़ा सा ये शब्द आप समझ लें जरा। जैसे ये लिखा रहता है लाभालाभ, तो लाभालाभ का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाभ और बहुत ज्यादा लाभ, लाभ ही लाभ, दैट मीन्स लाभालाभ, बिल्कुल भी नहीं। लाभालाभ यदि आप इसको संधि विच्छेद करें तो ये है लाभ प्लस अलाभ। ठीक है, किसी शब्द में आ लगा दो तो मीनिंग अपोजिट हो जाती है ना, हिंदी में देखते हैं आप। तो ये तो लाभ हो गया, और ये जो अलाभ है वो क्या हो गई? हानि। तो ये मीनिंग हो गई इसकी लाभ हानि। आ रहा समझ में? इस तरह से लाभालाभ लेखा भी कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, या फिर लाभालाभ लेखा, लाभ हानि लेखा, जिससे हम क्या निकाल रहे हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इज इट क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर पहले तो इतने को रब कर दें जरा, फिर आप देखें जरा डेबिट में कौन से आइटम्स लिखना है। तो डेबिट में जैसे मान लीजिए आपके डायरेक्ट एक्सपेंस फर्स्ट 2 सैलरीज, वेतन लिखा। क्लियर है ये?
या फिर सैलरीज एंड वेजेस, वेतन और मजदूरी। वेजेस बाद में आया तो पहले सैलरीज के कारण हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। यदि ये होता वेजेस एंड सैलरीज तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इज इट क्लियर? तो सैलरीज हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर रेंट यानी किराया। ठीक, रेंट वही है जो आपका किराया है, किसी प्रकार के किराए का भुगतान के, मान लीजिए शॉप के रेंट दिए जा रहा है तो वो डेबिट में आ जाएगा बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेट्स क्या है आपको बताया था? रेट्स जब लोकल अथॉरिटीज मतलब क्या, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है या विकास प्राधिकरण है आपके शहर के, तो जब लोकल अथॉरिटीज टैक्स लागू करते हैं, चार्जेबल करते हैं, तो वो जो टैक्स है वो टैक्स नहीं बल्कि रेट्स कहलाता है। यहाँ रेट्स की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि एट द रेट ऑफ ₹1000 और 2000 पर मंथ या पर्टिकुलर एट द रेट। ठीक है, तो रेट्स क्या है? जब लोकल अथॉरिटीज टैक्स लगाती है तो इस तरह का टैक्स क्या कहलाता है? रेट्स। और द नेक्स्ट वन इज टैक्स। टैक्स तो आप जानते हैं, जैसे आपका जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स हो गया, इस तरह के जो टैक्स है टैक्स अथॉरिटीज को दिए गए हैं। तो टैक्स है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से डेबिट में ही आएगा। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये भी आपके डेबिट में जाएंगे बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट वन इज टू ऑडिट फीस। ये कौन लेता है ऑडिट फीस या अंकेक्षण शुल्क? ये लेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ऑडिट कर रहे हैं बिजनेस का, दैट मीन्स कि आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपने लेके रखे हैं उनका अंकेक्षण किया जा रहा है, ऑडिट किया जा रहा है, तो उनकी ऑडिट फीस देनी होगी। ये ऑडिट फीस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आप देख पा रहे हैं कि एक्सपेंसेस वही आ रहे हैं जो मोस्टली रिलेवेंट टू ऑफिस वर्क, यानी ऑफिस से रिलेवेंट है, कार्यालय से संबंधित हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेवेंट होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। चलिए, अभी आपको बुक से बहुत सारे आइटम्स हैं, ये डेबिट के पूरे आइटम्स पहले रीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके क्रेडिट के आइटम। तो अभी जो हम आइटम आपको बता रहे हैं डेबिट साइड के आइटम रहेंगे। चलिए, तो पहले आप देख लीजिए, बहुत सारी लिस्ट है, लंबी चौड़ी अच्छी खासी लिस्ट है ये। देखिए, सैलरीज हो गया, नेक्स्ट हो गया रेंट, रेट्स ऑफिस रेंट हो गया। फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कार्यालय के व्यय हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, विविध प्रकार के व्यय कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अभी जो आइटम हम पढ़ रहे हैं वो डेबिट के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। चलिए, फिर उसके बाद में और देखिए, इंश्योरेंस हो गया, स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, छपाई मुद्रण है या लेखन सामग्री है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, कर्मचारी कल्याण व्यय, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ व्यय किए जा रहे हैं यदि बिजनेस के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, तो ये हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे। द नेक्स्ट वन, लाइटिंग, भाई बनी सी बात है, ऑफिस है, ऑफिस में अंधेरा तो रहेगा नहीं, तो लाइट जला के ही काम हो रहा होगा, तो इस तरह से जो है लाइटिंग है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वही एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गया। द नेक्स्ट वन इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। देखिए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज यानी पोस्टल से रिलेवेंट है, डाक से संबंधित हैं, तो ये आपने टू पोस्टेज हो गया। ठीक है, फिर एंड टेलीग्राम्स, आपको पहले बताया था ना कि टेलीग्राम्स पहले चला करते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया कि व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, तो ये टेलीग्राम बंद कर दिए गए। कैसे कि यदि मान लीजिए टेलीग्राम जो है एक शहर से दूसरे शहर में किए जाते थे, यदि जैसे मान लीजिए जबलपुर से किया जा रहा है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या मध्य प्रदेश से बाहर किया जा रहा है, तो फिर भी कम से कम 17 से 18 घंटे 20 घंटे का वक्त लेता था। ठीक है,
और लोग तब भी खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उस ज़माने में जो आपकी चिट्ठियां हैं, ठीक है, वही एक हफ्ते में पहुंचती थी। तो एक हफ्ते में यदि चिट्ठी पहुंच रही है और 18 घंटे में टेलीग्राम पहुंच रहा है, तो बनी सी बात है लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। ठीक है, तो टेलीग्राम पहले हुआ करते थे। एक और आप देख लीजिए, फिक्स चार्जेस रहता है, FAX, फिक्स चार्जेस। ठीक है, अब आप समझिए इसको जरा थोड़ा अच्छे से समझिए कि ये क्या है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आप सपोज अब चूँकि आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आपकी मार्कशीट में कुछ गलती हो गई, मान लीजिए 10th की या 12th की मार्कशीट में जो है कुछ मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक या डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गई है। आप उसे ठीक कराने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, और उस शहर में पहुंचने के बाद पता चला कि बाकी सब तो ठीक है, आप मार्कशीट ले जाना ही भूल गए, ओरिजिनल मार्कशीट, फिर या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गए। तब तो क्या होता था, पहले चला करते थे STD सेंटर, ठीक है, जहाँ पे आप कॉल करते थे, जब मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो STD सेंटर में जाकर, जो STD सेंटर हुआ करते थे, वहाँ पर फैक्स मशीनें भी रखी जाती थीं। क्लियर है ये? अब देखिए, मान लीजिए आप दूसरे शहर में, अपने शहर से 500-1000 किलोमीटर दूर हैं और आप वो डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गए हैं, तो आप पहले अपने घर पे कॉल करते थे कि जाके इस डॉक्यूमेंट को फैक्स कर दिया जाए या फैक्स कर दो। और हम जो भूल गया जो व्यक्ति, वो पर्टिकुलर STD सेंटर, उस शहर की STD सेंटर पे बिल्कुल बना है, और फिर उसके बाद में वहाँ पर वो नंबर जो अपने STD सेंटर का नंबर भी बता देता था कि ये नंबर और इस फैक्स मशीन पर आप सेंड कर दीजिए। तो यहाँ से जो है वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको रखा जाता था, और कुछ ही पलों में, कुछ पल मतलब आधे घंटे के अंदर जो है, या उससे भी कम समय में, वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वहाँ पर दिख जाती थी या प्रिंट निकल जाता था। अब देखिए इसका नाम कैसे हुआ फैक्स मशीन का। आपने देखा होगा फोटोकॉपी शॉप पे या फोटोकॉपी कराने की जेरोक्स कराना भी बोलते हैं ना, कहते हैं ना सब इसकी 5 जेरोक्स कर दीजिए, 5 फोटोकॉपी कर दीजिए, या 5 जेरोक्स कर दीजिए, या जेरोक्स मशीन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पहले इसको समझिए कि फैक्स क्या है। तो ये है फार, इट्स नॉट फार, इट्स अ फार, दूर वाला। हाँ, तो फार अवे यानी बहुत दूर, और ये जेरोक्स है, मतलब दूर की फोटोकॉपी, दूर से की गई फोटोकॉपी, जो 400, 500 या 1000 किलोमीटर दूर से की गई फोटोकॉपी है, तो ये है फैक्स मशीन। इज इट क्लियर? ठीक है, हर यदि आप देखें ये इसका एब्रीविएशन है, जैसे आप बोलते हैं ना एटसेट्रा, ETC, एटसेट्रा का फुल फॉर्म क्या है? एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, जहाँ पर आपके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ETC, एटसेट्रा, या इत्यादि, आदि आदि इत्यादि। तो वो ETC की मीनिंग है। तो फैक्स की मीनिंग क्या है यहाँ पर? फार अवे जेरोक्स, बहुत दूर से की गई फोटोकॉपी। और बिजनेस में तो और अब क्या हो गया है, व्हाट्सएप पे आपके थ्रू कर लेते हैं। तो अब यदि रिसेंटली देखा जाए तो बिजनेस में क्या एक्सपेंसेस होंगे? मोबाइल चार्जिंग एक्सपेंसेस है, या फिर आपके अदर जो टेलीफोन एक्सपेंसेस तो हो ही रहे हैं बिजनेस में। क्लियर है ये? क्योंकि कम्युनिकेशन मीडियम्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे। इज इट क्लियर? और देखें फिर है रिसेंटली आप देखें ईमेल चार्जेस। ईमेल बनी सी बात है, सब जानते हैं ईमेल। तो ईमेल के चार्जेस है, कुरियर सर्विस चार्जेस है, कुरियर किया आपने, इट्स नॉट कोरियर, इट्स ए कुरियर, तो कुरियर सर्विस चार्जेस हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ये सब कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आ रहा समझ में? चलिए द नेक्स्ट वन, लॉ चार्जेस या लिटिगेशन चार्जेस भी बोलते हैं। बिजनेस है, कहीं ना कहीं यदि आप देखा जाए कि यदि मान लीजिए आपके बिजनेस के अगेंस्ट में किसी ने केस फाइल किया, तो मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, तो दैट मीन्स लिटिगेशन चार्जेस। ठीक है, आपके लॉ ऑफिसर्स को आपको अपॉइंट करना होगा, या ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो उसकी सैलरी आपको देनी पड़ रही होगी, या उसकी फीस देनी होगी। ठीक है,
तो ये लिटिगेशन चार्जेस आर लॉ चार्जेस हैं। फिर द नेक्स्ट वन इज रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, मरम्मत और नवीनीकरण या मेंटेनेंस चार्जेस भी कहते हैं या अपकीप एक्सपेंसेस भी कहते हैं, उसका रख रखाव के फिर आ रहा समझ में। चलिए तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के व्यय हैं। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं बिजनेस में, यदि मान लीजिए अल्टीमेट कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर तक आपको अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा बिजनेस में ऑर्डर लाने के लिए आगे है इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या या यात्रा के व्यय क्या, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अकाउंटेंट साहब अपनी अकाउंटिंग करने लगे, सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम करने लगे और जो बिजनेसमैन हैं वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए और ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं ये उनके एक्सपेंसेस हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वो तीर्थ यात्रा पे निकले, बिजनेस से खर्चे लिए गए हैं, दैट मीन्स ड्राइंग से फिर वो आरएसएल में, तो फिर हम ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे। लेकिन यदि अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या कन्वेंस एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो ये क्या है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इस तरह से, जो ट्रैवलिंग एजेंट रहते हैं, ठीक है, वो अदर सिटीज़ में जा रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, तो बिजनेस प्लेस से वहाँ तक गए, कुछ दिन स्टे भी किया उन्होंने, फिर वापस आए, अब गए हैं तो वापस भी आएंगे, तो वो जो खर्चे हुए दैट मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और क्या हो सकते, कन्वेंस भी लिखा हुआ है, कैसे, यदि मान लीजिए बिजनेस अच्छा खासा मतलब बड़े फॉर्म में है आपका और वो एम्प्लॉयज़ को जो है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए जो कन्वेंस फैसिलिटीज़ दे रहा है या यात्रा की सुविधा दे रहा है, वाहन की सुविधा दे रहा है, तो वहाँ पर ये जो खर्चे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेवेंट है ये आपका, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने के कारण कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। द नेक्स्ट वन इज जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय। स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल की दो मीनिंग है यहाँ पर, है ना, स्टेबल करना यानी स्थिर कर देना, ठीक, तो स्टेप बिकॉज ऑफ रिलेवेंट टू एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना से संबंधित है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और स्टेबल यानी STABLE, स्टेबल यानी क्या होता है, अस्तबल के व्यय। अब अस्तबल यानी क्या, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। घोड़े क्यों रखे जा रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, घोड़े रखने की क्या ज़रूरत। तो आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके रहते हैं, यदि मान लीजिए कन्वेंस फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, तो जानवर के माध्यम से भी आप अपने माल को इधर से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर आपका यही कहलाता है लाइव स्टॉक, ठीक है, यही जो है आपका जीवित स्कंद कहला रहा है। तो ये आपके उन पर किए गए खर्चे हैं, बिल्कुल बनी सी बात, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। द नेक्स्ट वन इज सेलिंग एक्सपेंसेस है या कैरेज ऑन सेल्स भी कह सकते हैं या कैरेज ऑन आउटवर्ड, आपके जो कैरेज आउटवर्ड भी कहते हैं। कैसे, जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल को, अब आप बिजनेस में अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसको तक पहुंचने के लिए आप अपने गुड्स जो है ट्रक के माध्यम से या जो भी आपकी पिकअप वैन्स वगैरह हैं उनके माध्यम से बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो ये क्या है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के आइटम। इज इट क्लियर। चलिए द नेक्स्ट वन और है अभी, फिर है ऑडिट फीस हो गई, अनप्रोडक्टिव वेजेस है। अच्छा, अनप्रोडक्टिव वेजेस यानी क्या, देखिए, प्रोडक्टिव वेजेस दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेवेंट टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो निर्माण से सीधे संबंधित है वो प्रोडक्टिव वेजेस है। तो फिर अनप्रोडक्टिव क्या, जो यदि मान लीजिए माल निर्मित हो गया, मजदूरों ने बना दिया, तो उस माल को उस स्थान से दूसरे स्थान तक, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके गोडाउन तक, वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए भी तो लेबर की ज़रूरत होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मजदूरों ने तो सामान बना दिया, अब हम जैसे अल्टीमेट कस्टमर जो रहते हैं हम खुद गए वहाँ पे और पूछ ले भैया ले जाएं क्या, खरीद लें क्या आपसे, क्या ऐसा होता क्या कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ तक कस्टमर जाता है और खुद ले आता, अपने साधन से अपने माध्यम से लेके आता है। जनरली तो ऐसा नहीं होता।
तो वहाँ से लेके गोडाउन तक है, वेयर हाउसेस तक। गोडाउन वेयर हाउस में आपको डिफरेंस पता है, गोडाउन जमीन के अंदर, वेयर हाउस जमीन के ऊपर होते हैं। तो गोडाउन तक, वेयर हाउसेस तक ये आपने प्रोडक्ट पहुँचाया, तो वहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ी आपको, और ये कहलाती है अनप्रोडक्टिव वेजेस या अनप्रोडक्टिव लेबर। लेबर, द एक्चुअल वर्ड इज लेबर, शॉर्ट में हम उसको लेबर बोल देते हैं। वो जो श्रमिक की बात कर रहे हैं, लेबर यानी श्रम, और ईआर और लगा दीजिए तो लेबर मीन श्रमिक, ठीक है। बट हम कहते क्या है, लेबर ही बोल देते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मनोरंजन के वे, बनी सी बात है, एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। यदि एम्प्लॉयर बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब यदि जो नियोक्ता है किसी फैक्ट्री के फॉर्म में है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, आपने देखा होगा, तो वहाँ और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो इनके एंटरटेनमेंट के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ये मनोरंजन के वे हैं, क्यों दी जा रही है, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है वो बढ़िया खुश रहे, और खुश रहेगा तो अच्छे तरह से कार्य करेगा, प्रोडक्शन में मन लगा के काम करेगा। आ रहा समझ में। चलिए फिर उसके बाद में ये हो गया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इंटरेस्ट, किसी प्रकार का आपने बिजनेस के लिए, आप मान लीजिए आपने लोन्स वगैरह एडवांसेस ले रखे हैं, और ये जो लोन ले रखे हैं इस पर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के आइटम। अरे चलिए फिर डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैं, आपने देनदारों पर या जो पैसे दे रहे हैं वो क्रेप्स हैं, उन पर आपने डिस्काउंट दिया कि भैया रहने दो, इतना मत दो, तो बाकी पैसे तो देने होंगे। तो जो डिस्काउंट आपने दिया आप कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। द नेक्स्ट बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स हो गया, या बैड डेट्स रिजर्व, या किसी प्रकार की रिजर्व आपने क्रिएट की, तो ये क्या है, लॉस है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कि ये बैड डेट्स है क्या। फिर द नेक्स्ट वन इज डेप्रिशिएशन, ये तो चैप्टर ही आपको डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मीन्स ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ड्यू टू वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, यानी किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, अनिवार्य कमी जो होकर ही रहती है, इसे रोका नहीं जा सकता। मूल्य ह्रास, अवक्षयण, अपकर्ष, घटौती, घिसारा, आरक्षण, इस तरह से इतने नाम हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए भाई आप कोई सपोज जो है आपने एक व्हीकल्स परचेज की, टू व्हीलर या फोर व्हीलर आपने परचेज की है, और उसके बाद में आप 5 साल 10 साल या 2 साल या 2 दिन तक यदि आप उसको यूज़ करो, उसको आप में रीसेल करना चाहें, वापस बेचना चाहें, तो वो वैल्यू नहीं मिलती जो शोरूम की वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, या उस असेट्स की। आपके लिए तो असेट्स है, क्योंकि जो बिजनेसमैन, जो वेंडर है, उनके लिए ये गुड्स है, और हमारे लिए क्या है, ये एसेट्स है। तो उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम। जितने से वैल्यू कम हो गई, वो जो डिफरेंसिंग अमाउंट है, दैट मीन्स डेप्रिशिएशन, वही डेप्रिशिएशन है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरी पिक्चर आएगी किस तरह से। तो ये बैंक से रिलेवेंट है, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस करता है ये, तो एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। फिर ये आगे नेक्स्ट बैंक चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस है। बैंक आपके जो चेक्स का कलेक्शन करता है, ठीक है, कलेक्शन किया या आपको फैसिलिटीज़ दी, तो बदले में जो चार्ज किया गया थोड़ा बहुत और, या मान लीजिए आपने डीडी बनवा लिया, बैंकर्स चेक बनवा लिया, या किसी तरह की फैसिलिटीज़ ली, और यदि बैंक ने चार्ज किया है तो वो चार्ज आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। चलिए द नेक्स्ट वन, ट्रेड एक्सपेंसेस। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस यानी व्यापारिक व्यय। आपको याद रखना है, ट्रेड एक्सपेंसेस जो है दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट रिलेवेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भले वो ट्रेड लिखा हुआ है लेकिन ट्रेडिंग से रिलेवेंट नहीं है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेवेंट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। द नेक्स्ट वन, फिनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन के व्यय हैं।
फिर और चैरिटी एंड डोनेशन है, आपने गुड्स का या मान लीजिए कैश है, आपने पेमेंट किया है, चैरिटी दी है, डोनेशन दिया है, ऐसा दिया जाता है। क्योंकि ऐसा लिखा ना, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि थोड़ा बहुत दान भी करते रहना चाहिए। तो भाई चैरिटी हमारे यहाँ पे की जाती है, चैरिटी डोनेशंस वगैरह। फिर सैम्पल एक्सपेंसेस हैं, सैम्पल यानी भाई नमूने जो दी, नमूने मतलब वो नमूने नहीं, नमूने मतलब जैसे आपका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसका एक छोटा सा सैंपल दिया जाएगा कि ये सब आप, या स्पेसिमेन कहा जाता है, ठीक है, जैसे हमें बुक्स वगैरह स्पेसिमेन मिलती हैं। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है ये। फिर लाइसेंस फीस है, आपने यदि मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, फॉर्मेलिटीज़ में आपने लाइसेंस लिया, उसकी फ़ीस देनी पड़ी आपको। तो वो लाइसेंसिंग फीस जो है वो बिजनेस से रिलेवेंट है, इसलिए डेबिट में एक्सपेंसेस के कारण। डिलीवरी चार्जेस हैं, आपका वाहन डिलीवरी वैन कहते हैं ना, मालवाहक जैसे कहते हैं, या सुपुर्दगी वाहन भी कहते हैं, कि भाई गुड्स एक के स्थान से दूसरे स्थान जा रहा, वन प्लेस टू अदर, तो वहाँ पर ये डिलीवरी चार्जेस जो हैं या सुपुर्दगी व्यय, ये बिजनेस से रिलेवेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएंगे। फिर ब्रोकरेज है, कमीशन हो गया, सेल टैक्स का पेमेंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट से आपने कोई संपत्ति बेची, बेचने पर हानि हुई, कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया, कमीशन भी हो गया। इस तरह से इस इतने, या अब आप समझ ही जाएंगे कि क्या आना है, और ये तो सारे के सारे ये कहाँ जाएंगे, डेबिट में। फिर उसके बाद में अब आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, तो देखिए क्रेडिट में तो ग्रॉस प्रॉफिट आ ही गया है। फिर आप लिखेंगे बाय, मान लीजिए कमीशन, ठीक है, कमीशन प्राप्त हुआ तो कमीशन रिसीव्ड, तो ये क्रेडिट में आएगा। ऑन द सिमिलर ट्रैक, ये कमीशन की जगह डिस्काउंट भी हो सकता है, तो बाय डिस्काउंट हो गया, या फिर रेंट हो गया। तो ये जितने भी आपके रिसीविंग आइटम हैं, ठीक है, चूंकि ये इनकम है, इंटरेस्ट मिल गया आपको मान लीजिए, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड है। क्लियर है ये। हालांकि क्रेडिट में थोड़े कम ही आइटम होते हैं, लेकिन होता क्या है कि क्रेडिट में जितने भी आइटम रहते हैं सब एकदम वजनदारी वाले आइटम रहते हैं। मान लीजिए डेबिट में कोई 500 रुपये का है, कोई 1000 का है, कोई 1200 का है, लेकिन क्रेडिट में अचानक आएगा 2 लाख रुपए का आइटम या 5 लाख रुपए का आइटम। तो जिसके कारण से जनरली आपका क्वेश्चन में देखेंगे आप कि नेट प्रॉफिट ही, कैलकुलेशन में आप फाइंड करेंगे कि नेट प्रॉफिट ही आपको मिलता है। आ रहा समझ में। चलिए और देख लीजिए और क्या क्या आएंगे क्रेडिट में, तो यह आ गया इंटरेस्ट है, कमीशन है, डिस्काउंट है। और देखिए डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड जो शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और शेयर्स पर क्या मिलेगा, डिविडेंड, लाभांश। फिर कमीशन हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट से संपत्तियां बेची, बेचने से आपको लाभ हुआ, तो लाभ ये क्रेडिट में आएगा। रिफंड ऑफ टैक्स, ये शब्द आप बहुत सुनते होंगे, जैसे आप रिफंड मिला क्या, ठीक है, तो ये रिफंड जो है, रिफंड यानी वापस, कौन सा, जैसे रिफंड ऑफ टैक्स है, टैक्स का हमने कुछ ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो क्यों ज़्यादा कर दिया, क्या पहले अकल नहीं थी कि जितना करना चाहिए उतना ही करें, तो वो इसलिए कि जनरली आपने देखा होगा इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न रहता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यदि आपका प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है कि आपका इस पर्टिकुलर अमाउंट से, जो फ्लेक्सिबल है, उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा टैक्स बनता है या कम से कम उतना बनता है, तो आपको टैक्स उसी ईयर में, जनरली इनकम टैक्स का रूल कहता है कि पहले आप फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर लीजिए और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स का पेमेंट कीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए आपका पर्टिकुलर अमाउंट या उससे ज़्यादा का टैक्स बन रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भैया उसी साल करो, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट में यदि आप देखें न्यूज़पेपर वगैरह, तो 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च 30-40% जो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर में आप देखें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है कि करदाता अपने अग्रिम कर का भुगतान कर, तो एडवांस पेमेंट कीजिए आप टैक्स का।
अब 30 आपने कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया कि आपका टैक्स जो है मान लीजिए 2 लाख रुपए बनता, तो आपने उसका 30% कब किया था? 15 ऑफ सितंबर को। नेक्स्ट 30% कब किया? 15 ऑफ दिसंबर, 15 दिसंबर को, और 15 मार्च को रिमेनिंग 40% कर दिया। अब जब 31 मार्च को आपका असेसमेंट हुआ तो पता चला कि नहीं साहब, आप लगभग जो है 50,000 रुपये का टैक्स ज़्यादा दे आए हैं। ज़्यादा मतलब कैसे कि आपने कुछ मान लीजिए रिबेट्स मिल गई या किसी तरह का आपका डिडक्शन ज़्यादा हो गया, तो वो आप ज़्यादा दे आए हैं टैक्स, तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ वो आपके टैक्स को वापस करेंगे। तो ये जो वापसी हो रही है दैट इज़ रिफंड ऑफ टैक्स, ये कर की वापसी है। ये चूँकि आप प्रॉफिट की तरह आ रहा है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ रहा। कहानी समझ में आ रही किस तरह से कि जो टैक्स हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया था वो वापस कर रहे हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ वापस कर रही है, तो ये रिफंड ऑफ टैक्स है। क्लियर? अच्छा, एक वर्ड और यूज होता है रीपेमेंट करना। रीपेमेंट का अर्थ होता है पुनर्भुगतान। ठीक है, अब देखिए रीपेमेंट का मतलब ये ऐसा, ये बिल्कुल भी नहीं है कि सपोज ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट किया मान लीजिए 50,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर ए ने पेमेंट कर दिया और ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, ये निश्चित अवधि के बाद अब आप जो है ये वापस करेंगे मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने क्या किया था? ये पेमेंट, और मिस्टर बी आप वापस कर रहे हैं, तो ये कहला रहा है रीपेमेंट, या रिडेम्पशन भी कहते हैं इसको, रिफंड भी कह सकते हैं, रिडेम्पशन भी कहते हैं। मतलब ए ने बी को दिया, ये पेमेंट है, और बी वापस दे रहा है, विथ इंटरेस्ट भी वापस दे सकता है, तो ये रीपेमेंट है। ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि रीपेमेंट की यानी 2 बार भुगतान। ठीक है, जनरली वर्ड्स में अपन री लगा देते हैं तो ये होता है ना कि उसकी मीनिंग एक बार और, तो ये नहीं होगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 रुपये दिए, मांगे तो उनने 50, तो मिस्टर ए ने एक बार 50 दिए और फिर एक बार फिर दिए, और मिस्टर बी ने कहा कि भैया ये क्या है? बोले नहीं रखो, यही तो रीपेमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मिस्टर ए ने बी को जो 50 दिए तो ये पेमेंट है, और बी वापस कर रहे हैं, विथ इंटरेस्ट भी वापस कर सकते हैं यदि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन ए ने कही हो तो ये जो बी वापस कर रहे हैं ये रीपेमेंट है, यही रिफंड भी कहलाता है। या आप शेयर्स के डिवेंचर्स वाले चैप्टर में जाएंगे तो इसी को रिडेम्पशन भी कहते हैं। हर समझ में? चलिए, तो ये क्रेडिट में जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स। कॉम्पनसेशन रिसिप्ट, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है भाई, यदि मान लीजिए बिजनेस में किसी प्रकार का, मान लीजिए गवर्नमेंट ने, मान लो बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, और गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की, तो ये आपके प्रॉफिट की तरह कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम, ठीक है। अब ये क्या है? तो इससे पहले तो हिंदी में कहते हैं शिक्षु प्रीमियम। क्या कहते हैं? शिक्षु प्रीमियम या प्रशिक्षु प्रीमियम। क्लियर है ये? या फिर नवसिखिया प्रीमियम। शिक्षु प्रीमियम, प्रशिक्षु प्रीमियम या फिर नवसिखिया प्रीमियम। अब ये क्या, यदि मान लीजिए आपके बिजनेस में, बिजनेस बहुत बड़ा है आपका, और आपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी, 6 मंथ्स की, 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा आपने, और बदले में उनसे कुछ फीस ली, या मान लीजिए आपको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट पेड किया, तो ये कहलाता है अप्रेंटिस प्रीमियम। और ये चूँकि पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट की तरह है या इनकम की तरह हैं, तो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एक बार फिर, अप्रेंटिस प्रीमियम यानी शिक्षु प्रीमियम, प्रशिक्षु प्रीमियम, नवसिखिया प्रीमियम, ये सब एक ही बात है। और इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं। किन से पैसे मिल रहे हैं? वो जो ट्रेनीज हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट आपको दे रही है, या फिर इंडिविजुअली आप उनसे फीस कलेक्ट कर रहे हैं कि भैया 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का
आपको जो कोर्स कराया जा रहा है तो उसकी फ़ीस दीजिए। तो जो फ़ीस है वो आपके लिए इनकम है, तो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है। आपके जो लेनदार हैं, आपने लेनदारों को, आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिन्हें आपको पेमेंट करना था, उन्होंने कहा कि भैया कुछ डिस्काउंट रखो, और आपने बोला ठीक है डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट मिला आपको, और ये जो मिला आपको डिस्काउंट, तो ये क्या है आपके लिए? इनकम प्रॉफिट की तरह। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के आइटम। चलिए द नेक्स्ट फिर है बैड डेट्स रिकवर्ड है। अब बैड डेट्स रिकवर्ड कैसे? यदि हमने जो पहले बैड डेट्स हो गए थे वो पैसे अब हमको वसूली हो गई, ये जो वसूल हो गए हैं तो ये हमारे लिए क्या है? इनकम प्रॉफिट की तरह हैं। कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। फिर मिसलेनियस रिसिप्ट हैं, विविध प्रकार की प्राप्तियाँ। विविध प्रकार की प्राप्तियाँ क्या हैं? इनकम ही है ये आपके। फिर जैसे डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन का अपोजिट है एप्रिसिएशन, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, एप्रिसिएशन। तो ये एप्रिसिएशन क्या है आपके लिए? प्रॉफिट की तरह। डेप्रिसिएशन लॉस है, तो एप्रिसिएशन जो है मूल्य में वृद्धि क्या है? प्रॉफिट की तरह है। अब जनरली एप्रिसिएशन किस में होता है? तो भूमि, जो आप यदि मान लीजिए प्लॉट्स वगैरह आप परचेज कर लेते हैं, आप देखते हैं ना ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि आसपास के एरिया जो है वो डेवलप हो गया हो तो आपके प्लॉट्स की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो कीमत बढ़ गई, 5 लाख रुपए का प्लॉट अब मान लीजिए 28 लाख का हो गया, इतना डेवलपमेंट हो गया आसपास, या कुछ वर्ष और रुक जाओ वो 5 लाख का प्लॉट मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो ये जो डिफरेंसिंग अमाउंट है ये क्या है आपके लिए? एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। तो एप्रिसिएशन क्या है? प्रॉफिट। तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, बस इस तरह से जो रहता है, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं विनियोग किया, पैसे मिले, आपको इनकम हुई, तो इनकम ही है, कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। अब आप देखिए सारे आइटम समझ में आ गए किस तरह से डेबिट में और क्रेडिट में। अब आप देखें कि करेंगे क्या। तो करना ये है अब आपको कि यदि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा डेबिट का कम, तो अब आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम। हाँ, तो क्या लिख देंगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे शुद्ध लाभ पूंजी लेखे में स्थानांतरित। और यदि मान लीजिए आपका डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम, तो क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो नेट लॉस यहाँ जाएगा, और दो में से कोई एक ही होगा। ठीक है, ऐसा बिजनेस में ऐसा नहीं रहेगा 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है और 20,000 रुपये का नेट लॉस है। डायरेक्टली यही कहा जाएगा कि 480 का 4,80,000 का नेट प्रॉफिट है। 1200 में। फिर उसके बाद बस सिंपल, अब आपको क्या करना है? तो टोटल कर दिया, तो लीजिए सब टोटल कर दिया हमने ये 1200 में, और ये जो है आपकी नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में, और कैपिटल कहाँ बनाई जाती है? बैलेंस शीट में। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आइटम और भी हो सकते हैं आपके बुक में, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ तो गए होंगे कि डेबिट में क्या लिखने हैं और क्रेडिट में कौन से आइटम आएंगे। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यूटी में आपको बैलेंस शीट और बता देते हैं। ठीक है, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है एक बार आप देख लीजिए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कल आपने क्या देखा था? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आज आपने क्या देख पा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, डेबिट है और वो क्रेडिट है। यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट बीडी यहाँ करना है क्रेडिट पे, और ग्रॉस लॉस यदि हुआ तो डेबिट में। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यहाँ तो गिनती के 2-4 ही लिखे हुए हैं, आपको जो रीड किए हैं बुक से वो आपको याद रखने हैं, और जो आपकी बुक में फॉर्मेट दिया उसको आप एक बार कॉपी पर भी लिख कर देख लें,
क्रेडिट में भी आपने देखा है आइटम है, अब यदि क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम तो नेट प्रॉफिट है, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो नेट लॉस है। हर समझ में? चलिए, तो इस तरह से मिटा दें इसको, ठीक है। अब इस तरह से जो है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा। अब ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? फाइनल अकाउंट्स, अंतिम लेखे। अच्छा, अब बैलेंस शीट जो है वो आपकी स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेगी। ये हम पूरा क्यों नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि कॉलम्स बिल्कुल वही हैं आपके, इसलिए पूरा नहीं मिटा रहे हैं। अब बैलेंस शीट में क्या है, एक तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल होता था, वैसे ही बैलेंस शीट का बोथ साइड का एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होगा। क्लियर है ये? अच्छा, और ये किस फॉर्म में बनेगी? तो बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में रहती है। क्लियर है ये? एक स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगी, मतलब एक ही पेज पर बहुत हुआ तो 2 या 3 पेज पर, जनरली कंपनीज मैटर पर ये बैलेंस शीट बन जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, तो होगा क्या? देखिए, टॉप पे लिखा आपने मेसर्स, जिसकी बिजनेस की बना रही है उसका नाम तो जरूरी है कम से कम, तो मेसर्स लिखा आपने, है ना। फिर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम बैलेंस शीट, या शॉर्ट में बैलेंस शीट को इस तरह से भी लिखते हैं, देख लीजिए ये बैलेंस शीट, ठीक है, स्थिति विवरण, लेकिन हिंदी में पूरे लिखेंगे स्थिति विवरण। हाँ, अच्छा, फिर ये किसी पर्टिकुलर लास्ट डेट पे बनती है, तो जैसे ट्रायल बैलेंस में हम वर्ड यूज करते थे ना एज ऑन, तो ये लाइन यहाँ भी लिखनी है एज ऑन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिख रहे थे? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पर क्या लिखना है? एज ऑन। फिर ये है लायबिलिटीज यानी दायित्व, अमाउंट। फिर यहाँ पर ये है आपकी एसेट्स यानी संपत्तियाँ। क्लियर है ये? और फिर लास्ट तो आपका अमाउंट ही है। ठीक, तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। डेट का कॉलम क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट डेट पर बन रहा है, इसलिए डेट का कॉलम नहीं रहेगा। समझ में? चलिए, अब देखिए यहाँ पे जनरली जो हम स्टार्ट करते, बैलेंस शीट दो तरह से बनाई जाती है, एक लिक्विडिटी के फॉर्म में और एक फिक्सिटी के फॉर्म में। लिक्विडिटी मतलब लिक्विड एसेट्स को टॉप पे और बॉटम पे आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स मतलब जो इसमें पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। जब मैनेजमेंट अकाउंट में भी आप देखेंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, ये लिक्विड एसेट्स कहलाती है। लिक्विड का मतलब ये नहीं कि रखा और वो पानी में कन्वर्ट हो गई तो वो लिक्विड एसेट्स हो गई, ठीक है। लिक्विड मतलब पेइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे आप जेब में पैसे रखे हो तो मार्केट से आप कुछ भी परचेस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि आप गुड्स को एक्सचेंज करके फिर परचेस कर रहे हैं तो शायद वक्त लग सकता है। क्लियर है ये? तो आपके यानी भुगतान करने की क्षमता सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो कैश इन हैंड में। कैश एट बैंक में भी आजकल नेट बैंकिंग एटीएम के थ्रू आप एटीएम से पैसे निकाल लीजिए, कैश पेमेंट कर आइए, या फिर आप भाई मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर लीजिए। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में पेइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, या आपके मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं। क्लियर है ये? तो टॉप पे हम लिखते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो बॉटम पे आप कहाँ पहुँच जाएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग पे। क्लियर है ये? चलिए, अब ये देखिए यहाँ पे एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़। क्या बोलते हैं उसको? हस्तस्थ रोकड़, ऐसी रोकड़ जो हाथ में है। अब हाथ में है इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटेंट्स अब हाथ में लेके घूम रहे हैं पैसे को। हाथ में है मतलब उनके जहाँ ऑफिस है वहाँ पैसे रखे हुए हैं, तो कैश इन हैंड। फिर नेक्स्ट वन इज कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसे रखे हैं, किसके? बिजनेसमैन के, बिजनेस के पैसे जो रखे हुए। क्लियर है ये? तो कैश एट बैंक, ये नहीं कि बैंक में जो पैसे रखे हैं वो सब अपनी एसेट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो हमारे पैसे बैंक में रखे हुए हैं वो कैश एट बैंक लिखना है यहाँ पे। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। फिर और क्या है? तो और हैं आपके बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल।
या शॉर्ट में इसको B/R भी लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल कह दें हम, या फिर आप इसको नोट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल है। फिर और क्या है, डेप्टर्स हैं, देनदार हैं। तो ये देनदार जो हैं वो आपके लिए एसेट्स हैं। और क्या आइटम हो सकते हैं, स्टॉक है, अभी और भी आइटम बुक से पढ़ दे रहे हैं। स्टॉक, स्टॉक मतलब कौन सा, वो क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, तो ये स्टॉक भी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी पूर्वदत्त व्यय, या आपने जो है अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट कर दिया, या इसी को असमाप्त व्यय या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट्स में। और आइटम आप देख लीजिए, चलिए बुक में आप देखें, स्टॉक, स्टॉक को कहा जाता है इन्वेंट्री भी कहा जाता है। स्टॉक को क्या कहते हैं, इन्वेंट्री, तो ये इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट या गुड्स सेंट ऑन ब्रांच, ब्रांच को आपने जो है या प्रेषण पर माल भेजा, चूंकि वो आपका अपना माल है, अभी तक बिका नहीं है, क्या है, आपकी एसेट्स है। द नेक्स्ट वन इज अक्रूड इनकम, अक्रूड बताया था अर्न इनकम, ऐसा कि जो हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, ये हमारे लिए उपार्जित है, तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में भी ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब आपकी एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स में और क्या क्या आ सकती हैं, जैसे कि वही आपका फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, मशीन है, प्लांट एंड मशीन भी कहते हैं इसको, लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस हैं, फर्नीचर हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं। ठीक है, अच्छा देखिए फिक्चर्स यानी क्या, फिक्चर्स को यदि आप हिंदी में देखा जाए तो अन्वयुक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं, अन्वयुक्ति। अब ये क्या, तो जनरली हिंदी में भी आप उसको फिक्चर्स ही लिख दो तो नो प्रॉब्लम। फिक्चर्स मतलब जो फर्नीचर आपका जिसमें फिक्स है। ठीक है भाई, यदि मान लीजिए आपने फर्नीचर ऐसा है जो कहीं कहीं पर्टिकुलर जो है 2-3 चेयर हैं आप और उससे भी ज़्यादा चेयर एक साथ फिक्स की गई हैं, या कोई पर्टिकुलर फर्नीचर वॉल पे फिक्स कर दिया गया है, तो वो फिक्चर्स कहलाते हैं। जिस स्टैंड के साथ में वो फिक्स किए गए हैं दैट मीन्स फिक्चर्स। अन्वयुक्ति वो भी आपकी एसेट्स है, तो कहाँ जाएगी, आपके बैलेंस शीट में, एसेट्स में। फिर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क हैं, पेटेंट्स हैं एक अस्वाधिकार हैं, आपने कोई इन्वेंशन किया और उसका कॉपीराइट और पेटेंट वगैरह करा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया, तो आपको पेटेंट मिल गया, एक अस्वाधिकार मिल गया। या जनरली कॉपीराइट को कहा जाता है कृति स्वाम्य अधिकार कहते हैं उसको, है ना, पेटेंट कॉपीराइट ये जनरली मिलते जुलते हैं उसी से। फिर है लाइव स्टॉक है, एनिमल्स हैं, जनरली अब आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां हैं तो ये तो एसेट्स हैं, आप जानते ही हैं। गुडविल, ठीक है, गुडविल भी एसेट्स है, जिसको सुनाम भी कहा जाता है, सुनामी नहीं, क्या सुनाम, अच्छा नाम, आपके बिजनेस की गुडविल है, मार्केट में वैल्यू है, तो वो आपकी इनविजिबल इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। चलिए, तो इस तरह से ये आपके एसेट्स का आइटम हो गए। अब लाइबिलिटीज पर आप आ जाते हैं ना। अच्छा, यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्म में लिखा है, तो लाइबिलिटीज को भी हमें लिक्विडिटी फॉर्म में ही लिखना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने एसेट्स को तो लिक्विडिटी फॉर्म में लिख दिया और यहाँ फिक्सिटी, या यहाँ लिक्विडिटी और यहाँ फिक्सिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यदि एसेट्स आपने लिक्विडिटी फॉर्म में लिखी हो, जनरल लिक्विडिटी फॉर्म में लिखी जाती, तरलता के क्रम में आपकी बुक में लिखा होगा, तो आप लिक्विडिटी फॉर्म में उसको लर्न करें और कॉपी पर प्रैक्टिस करें। तो अब आप देखें यहाँ क्या होगा लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में यदि लिक्विडिटी फॉर्म में देखा जाए तो क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है बिल्स पेबल, जैसे बिल्स रिसीवेबल थे तो ये बिल्स पेबल या अकाउंट्स पेबल या फिर नोट्स पेबल लाइबिलिटी का आइटम है। क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, और क्या हो सकते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, ऐसे व्यय जिनका अभी पेमेंट करना बाकी है, आपने अनपेड एक्सपेंसेस जो अभी तक आपने नहीं किए हैं, इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेवेंट हैं, तो क्या है आपकी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और क्या हो सकता है,
तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पता थे ना आपको, शॉर्ट टर्म लोन है जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने अकाउंट होल्डर्स को, कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है साहब करंट अकाउंट पे जनरली दिया जाता है ये वाला, है ना। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पे, पेंशन अकाउंट पे, जनधन खाते पर ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, लायबिलिटी। और क्या, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट से आप आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए मतलब थोड़ा सा आपने हैवी अमाउंट ले लिया और लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ, लॉन्ग टर्म आप रीपेमेंट करेंगे, दैट मीन्स बैंक लोन्स, ये भी लायबिलिटी है। समझ में। अच्छा, और भी देख लीजिए और क्या है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कुछ जो है एडवांस मिल गया, अग्रिम प्राप्त हो गया, या इसको अनअर्न भी कहते हैं। तो ये अनअर्न भी क्या है आपके लिए, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है, मान लीजिए आपने बिजनेस बंद कर दिया उस पर्टिकुलर लास्ट डेट को, तो फिर जो एडवांस लिया हुआ है वो आपको वापस करना होगा, और नहीं किया तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे या मुकदमेबाजी हो जाएगी, तो उसमें पैसे लग जाएंगे। तो बेहतर है कि वापस ही कर दें। अच्छा, अब वापस करना पड़ेगा, इसलिए वो लायबिलिटी है। समझ में। चलिए, फिर उसके बाद में ये हो क्या, मॉर्टगेज एंड बंधक के, लोन्स एंड मॉर्टगेज होता है, ठीक है, आपने सुना होगा ना कि बंधक रखेगा। बंधक का मतलब ये नहीं कि बांध दिया गया, या प्रीमाइसेस को, प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया तो बांध दिया चारों तरफ से उसको, मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में रख लिया जिसने लोन प्रोवाइड किया आपको, ठीक है। तो ये हो गई लायबिलिटी अब हमारी। और क्या है, किसी प्रकार की रिजर्व्स जो बनाई गई, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड्स हैं, कंटीजेंसी रिजर्व है, यानी आकस्मिक अवधि के संचय, आकस्मिक संचय जो अचानक ज़रूरत पड़ सकती है, तो कंटीजेंसी रिजर्व कहते हैं उसे। प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि, ये खूब सुना होगा ये शब्द तो आपने, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है ना। यदि एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो डिडक्ट किया जाता है, लगभग उतना ही या उससे कभी ज़्यादा भी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब कौन, नियोक्ता जो नियुक्त करता है, और एम्प्लॉय मतलब कौन, जो कर्मचारी है। तो दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में। वहाँ क्या करेगा ये, वहाँ पर आपके अकाउंट, जो जनरली अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसमें जो पैसा और विथ इंटरेस्ट आपका जो है ये जमा होते चले जाएगा। जब आप रिटायर होंगे या फिर जॉब छोड़ेंगे, तो ये आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, वापस विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये जो प्रोविडेंट फंड फिर अब मिल जाएगा, तो ये तो इनकम है, तो हम उनकी तरफ से अकाउंटिंग नहीं कर रहे जिनको मिल रहा है, हम उनकी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं जो ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो कौन दे रहा है, बिजनेसमैन। किसको दे रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को। कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी अंशदान दे रहा है, चूँकि ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो कहा जाएगा आप चूँकि देना बाकी है या आपके दायित्व के रूप में है, तो बैलेंस शीट में कहा जाएंगे लायबिलिटी साइड। आ रहा। चलिए और देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, कंपनसेशन फंड एम्प्लॉयज़ का। यदि आपने किसी फंड का ना, आप किसी प्रकार की रिजर्व, प्रोविजंस वगैरह आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाए हैं, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी के आइटम हैं। अच्छा, लायबिलिटी में भी एक बात और बाकी है बताना। चलिए, ये सब तो हो गया, थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं ताकि वो आपको क्लियरली दिख जाए। एक दो आइटम कम कर दे रहे, लेकिन कम अलग करने का मतलब ये नहीं है कि ये लायबिलिटी अब खत्म हो गई है। देखिए, इसलिए कि वो अलग से दिख जाए आपको। देखिए, ये लास्ट में हम लिखते हैं कैपिटल, यानी व्यवसाय का स्वामी कितनी पूंजी लेकर आया था, ये वो कैपिटल है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। यदि नेट लॉस होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस, लेकिन दो में से कोई एक ही होगा। और प्लस क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, क्योंकि हमें वापस उसको देना है प्रोप्राइटर को, तो हम प्लस कर रहे हैं। माइनस क्या करेंगे हम, ड्राइंग्स, आहरण। और एक और क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर दिया और फिर उसके बाद में माइनस कर दिया। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम भी है बिजनेस की, है ना, जो प्रोप्राइटर ने ड्राइंग की उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं हम। तो इन सब को प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हम यहाँ बाहर
लिख देंगे और बस फिर बोथ साइड का हम टोटल करेंगे और टोटल जैसे ही करेंगे तो हमें एक गुड न्यूज़ मिलेगी कि टोटल इक्वल हो गया है। और नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और अच्छी तरह से देखिए कि आपने किन्हीं आइटम की गलती तो नहीं की है। जनरली आप देखेंगे एसेट्स आपकी जो है वो टैली हो जाती है, गलती होती है तो लायबिलिटीज़ के आइटम में ही। तो पहले तो ये मान के चलिए मोस्ट प्रोबेबल कि आपके एसेट्स जो है वो सही आ रही हैं। आप क्या करें, लायबिलिटी का आइटम जो है वो आप चेक करिए और फिर ये देखिए कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से क्या डिफरेंस आ रहा है क्या। और यदि जो ये डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंसिंग अमाउंट को आप अपने क्वेश्चन में ढूंढिए कि उतने अमाउंट का कोई आइटम है क्या, और आप पाएंगे कि जनरली ऐसा आइटम मिल जाएगा। और बस वो आइटम आपका मिला, आपने वहाँ पे रखा, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल हो गया और टोटल इक्वल हुआ और बस चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई कि भैया बैलेंस शीट टैली हो गई, यानी कि आपके फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। सारा समझ में। अभी ये फॉर्मेट बता रहे हैं, अभी आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट हुई। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अपनी बुक से अच्छी तरह से बिल्कुल आप पढ़िए और कॉपी पर, रजिस्टर पर, नोटबुक पर लिख कर उसकी प्रैक्टिस करिए। सारा समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।